रैक था ना, तो उसके लिए बनाया था। कौन सा रैक है वो? उसका रैक का मीनिंग क्या होता द अननोन डेप्थ का। है? चलो, उसका मीनिंग होता है कि रैक और विच एग्जैक्ट डेप्थ इज अननोन बट इज कंसीडर्ड टू बी मोर देन 28 या कुछ ऐसा मीटर होता है। मीनिंग देखो ना, कितना चार्ट कितना सिंबल में, चार सिंबल में जाके मीनिंग पढ़ो। मोर देन 28 मीटर या कुछ ऐसे है उसका मीनिंग। ओके सर। इसमें कोस मेड गुड मत लिखा करो, कोस टू नेक्स्ट वे पॉइंट, ठीक है ना? सर टेबल में। हाँ, टेबल में ओके सर। ट्रू कोर्स एंड डिस्टेंस टू नेक्स्ट वे पॉइंट, बस ये मेड गुड वगैरह इसमें नहीं डालना है। ओके सर। पीपीटी, तुम्हारी कंपनी में पीपीटी वर्ड यूज होता था क्या? सर वो पीपीआई है। अरे, मैं तो चश्मा लगा के देख रहा हूँ। सर वो टी लिख दिया, नीचे वाला डंडा नहीं बनाया। सिक्योरिटी लेवल, रिमार्क्स, रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखा। सर क्या लिखते हैं, जरा थोड़ा सा एग्जाम वो एक्सप्लेन कर दिए थोड़ा सा, क्या क्या लिख सकते हैं उसमें। जो जिस एरिया में हैं हम लोग, उस एरिया के बारे में, क्योंकि वहाँ पे क्या और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ से चल रहा हूँ पायलट स्टेशन से, तो वहाँ पे पायलट स्टेशन के वीएचएफ चैनल कौन सा होगा, टर्मिनल का वीएचएफ चैनल कौन सा होगा, ठीक है ना? ओके सर। एंड सर जब जिस ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे फिर क्या लिखें। सपोज आपके वहाँ पे क्रॉसिंग ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, या स्ट्रॉन्ग टाइडल स्ट्रीम एक्सपेक्टेड है, या स्ट्रॉन्ग करंट एक्सपेक्टेड है, तो वो लिखोगे वहाँ पे। ओके सर। कोई नेविगेशन वार्निंग आई हुई है। ओके सर। एंड सर ये जो आपका एंकर एरिया सर वो सही है जो मैंने बनाया था। कंटीजेंसी एंकरेज एरिया, चलो मैं देखता हूँ, देखो मैं ध्यान से। क्वेश्चन रैक, वो वाले रैक नहीं होते फिर, दीज रैक्स आर नॉट डेंजरस फॉर सरफेस नेविगेशन। यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन रैक। एंकरेज एरिया कहाँ बनाया आपने? सर फाइनल पोजीशन के एक ऊपर बनाया है और एक आपका सेकंड कोर्स लाइन के जरा सा ऊपर। हम्म, ठीक है, इतना दूर कंटीजेंस, ठीक है। आप देखो, आप कह रहे हो कि अबोर्ट पॉइंट है, और कंटीजेंसी एंकरेज ऊपर बना रहे हो। सर वही समझ नहीं आ रहा था कि अबॉट पॉइंट कहाँ से फिर कहाँ बना दूं फिर वो एरिया वाला। वे पॉइंट 3 के साउथ में बना लो कंटीजेंसी एंकरेज। ओके सर। वो तो आप सर नो, 40 45 50 मीटर चलेंगे एरिया, एंकर एरिया के लिए। क्यों नहीं चलेगी? कितना ड्राफ्ट है? सर 16 मीटर्स 14 मीटर्स। फिर 40 मीटर हाँ डेप्थ तो बहुत है। हाँ सर। मतलब तुम ओके क्या ओके। कह रहे हो, कम है डेप्थ या ज्यादा है? क्या सर। डेप्थ कम है या ज्यादा है? सर अब कम हो गई जब ड्राफ्ट हटा दिया तो सर वो दिमाग में नहीं आ रहा था। डेप्थ तो उतनी रहेगी, अंडर किल क्लियरेंस अलग हो। हाँ सर समझ गया। चलो, एनीबॉडी एल्स, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक।
238. Who is this gentleman 238? सर निखिल। निखिल, लेकिन हमारा पहले डिस्कशन हुआ था। सर फर्स्ट वाला हो गया था। निखिल, तुमने पहला कोर्स डाला है 095 निखिल। यस सर। तो उसमें मिनिमम डेप्थ कितनी आ रही है आपके उस ट्रैक पे? सर मिनिमम डेप्थ आ रही है 17.1। अरे वाह, और हमारा ड्राफ्ट कितना है? सर 14 मीटर्स। 17.1 वहाँ, उसके बाद फिर कितनी आ रही है? सर 18। चलो, इस यहाँ पे स्पीड क्या रखी है आपने? सर स्पीड रखी है 10 नॉट्स। 10 नॉट से कितना स्क्वाट हो जाएगा कंटेनर शिप का? आपने किया कंटेनर शिप पे काम? यस सर। कितना स्क्वाट होगा अप्रोक्सीमेट? सर आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, 1-2 मीटर आपके जहाज पे पोस्टर लगा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्वाट? कहा होगा ना शिप हैंडलिंग में कि नहीं, ब्रिज वॉच कीपिंग में? यस सर। कौन ले रहा आप लोग का? कैप्टन एनसी तिवारी? यस सर। बेटा ये जो है ना, यू आर गोइंग इनटू डेंजर एरियाज विद दिस ट्रैक 095। आपको साउथ ईस्ट कोस्ट पे पहले आना चाहिए, फिर हमेशा एज सुन एज यू कम आउट फ्रॉम द पायलट स्टेशन रिपोर्ट, हमेशा पहले शिप को सेफ एरियाज में लेके जाओ। डोंट गो क्लोज टू द डेंजर एरिया। अगर वहाँ पे कोई इंजन फेलियर होगा, कोई स्टीयरिंग फेलियर होगा, तो आपके पास कोई है नहीं जाने के लिए जगह। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो पहले जहाज को बाहर निकालो, सेफ एरिया में लेके आओ। ओके सर। चलो, when we say under kill clearance expected, दैट मीन उसमें स्क्वाड भी हमने वो करना है। स्क्वाड का भी ध्यान रखना है। Who is this gentleman 308? अरे जिनका पहले मेरे साथ डिस्कशन हो गया है। गौतम सर। गौतम, मेरा आपसे हो गया ना पहले डिस्कशन? यस सर। हाँ, तो मुझे दोबारा मत भेजो अभी, वो अब आप लोग करो। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ये आज वाला है सर। हाँ, मेरे को पता चल गया आज वाला। यस। कितना टाइम लगा गौतम? मैंने अभी किसने भेजा था? यस सर, गौतम सर। कितना टाइम लगा? 40 मिनट सर। अच्छा, ज़्यादा है ना? यस सर, बहुत ज़्यादा है। 40 मिनट्स यहाँ, 40 मिनट्स डेज वर्क। डेज वर्क में कितना टाइम लगता है आप लोगों को?
निखिल निखिल से मैंने कुछ पूछा था। Okay, let's start with a new topic. Sorry, मेरा विपिन मिश्रा, यस सर। स्क्रीन आ रही है कंप्यूटर पे? यस सर। क्या टॉपिक लिखा है? सब बेसिक थ्योरी ऑफ टाइड्स टॉपिक फॉर सेकंड मिड स्टूडेंट्स। चलो, वेरी गुड. So in this tides, what we are supposed to learn is that usually there is no theory question which is asked on tides. It is always numerical, and that is based on tide tables what we use. In your syllabus, 1992 tide tables are being used. So to really know the how tide tables predict this time and height of water, height of tide, to understand that we should know the basic theory. And in this basic theory, can you all see this diagram? आदित्य, diagram आ रहा है नजर? Yes, sir. So in this diagram, if you see, we have put Earth, Moon and Sun in the same line, and Moon and Sun are on the one side or on the same side. Vineet, what is this position called in celestial navigation? Vineet? अरे कहाँ गया विनीत? यस सर, बुलाए सर। हाँ, what is this position called in celestial navigation? हम बुला तो था, तेरा जवाब तो आना चाहिए। सर सोलर इक्लिप्स सर, सोलर इक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, अच्छा। तो वो एक्लिप्स तो एस्ट्रोनॉमी में होता है, समझे ना? मैं नेविगेशन की बात कर रहा हूँ। Does solar eclipse affect our navigation, Vipin? यस सर। कैसे? जहाज रोक देंगे सोलर एक्लिप्स हो रहा होगा तो? विपिन?
Yes, sir. तो क्या कह रहे हो कि जहाज रोक देंगे? नो सर, जहाज नहीं रोकेंगे, बट पोजीशन चेंज होगी इन सब चीजों की। क्या क्या कैसे अफेक्ट करेगा? नहीं सर, नहीं इफेक्ट नहीं करता सर। कितने साल जहाज पे किए? 2 साल तो किए होंगे ना सी टाइम? यस सर, 2 साल ही। तो फिर वहां पे बीच में सोलर एक्लिप्स कभी हुआ? यस सर। तो फिर कप्तान ने बोला भाई चलो रुक जाओ, अभी हाथ पैर जोड़ते हैं सूर्य भगवान को, ठीक है भाई? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। चलो, now tell me in navigation what is this question and position code? सर Riddhish? कंजक्शन। Conjunction. Riddhish? Yes, sir. What is this situation called in celestial navigation? Sir, conjunction, sir. Conjunction. What is the opposite of conjunction? पता है तो उसका दूसरी साइड वाला भी पता होना चाहिए ना रिद्धेश? हाँ sir. Opposition, sir. Very good. Opposition. Okay. So just to understand the tide, I've just started with this situation whereby moon and sun are on the same side of the with respect to earth, and gravitation force of the moon and sun is acting on the earth's, you can say, whole earth. But if you compare the distance between the earth and moon, point C is much closer to moon. Do we agree, Aditya? Point C is much closer to the moon. Yes, sir, agreed. And this, if we compare the distance, so we cannot neglect the diameter of the earth when we compare these distances on the surface of the earth. जैसे मैंने I have marked point A, B, C, D. Point C is much closer to the moon than point A and B. So on point C, you will have more gravitational pull of the moon and as well as sun, but it is the moon which is more contributing to this factor of tide. So at C, gravitational pull is more than point A and B. Now the gravitational pull is not so much that the water starts flying, but water flows from point A and B towards point C. Point A and B पे जो surface पे पानी है अर्थ के surface पे, because of the more gravitational pull on the at point C, water flows from A to C and from B to C also. So there will be a bulge of water at point C, and in this situation, point C would experience high water. ये समझ में आ गया point C पे high water कैसे हो रहा है? विपिन, यस सर। आया समझ में पॉइंट सी पे हाई वाटर कैसे हो रहा है? नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। अच्छा, पॉइंट ई एंड ए एंड बी, ये एक ही ऑलमोस्ट सेम लाइन में है ना? यस सर।
और पॉइंट सी मून के ज़्यादा नज़दीक है। Yes, sir. तो पॉइंट सी पे ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हो, ग्रेविटेशन पुल। Yes, sir. ग्रेविटेशन पुल बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज यू कैन से, उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, कुछ है ध्यान? विपिन, F इक्वल टू अरे बोलो। एक सेकंड सर बता। हाँ, इतना क्या सोचना भाई, फिजिक्स पढ़ी थी। F is equals to force into acceleration, sir. Mass into acceleration. ठीक है, वो कौन सी, ये है मोशन का। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब तो समझते ना। Yes, sir. वो तो जब बॉडी मोशन में है, लीनियर मोशन है ना, यू कैन से एफ। क्या भाई, बेसिक फिजिक्स कैसे बोल सकते हो तुम? Sir, F is equals to mass 1 upon mass 2 upon radius square. ठीक है, वेरी गुड। मैंने स्क्रीन पे लिखा, देखो एक सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना। व्हेन वी से मास मींस मास ऑफ द अर्थ हेयर एंड मास ऑफ द मून। चलो सन को थोड़ी देर के लिए हम नेग्लेक्ट भी कर लें। सो कैपिटल M is mass of, let's say, earth, capital M, and small m is mass of moon। इस केस में छोटी ऑब्जेक्ट है मून, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी इसमें g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये मास m एंड कैपिटल M या m1 m2 ये तो कांस्टेंट हो गया ना, अर्थ एंड मून का मास है। क्या चेंज हो रहा है? r, R. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर वी आर कंसीडरिंग दिस ग्रेविटेशनल पुल। और सी और मून के बीच में r कम है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल बी लेस, देन ग्रेविटेशनल पुल विल बी मोर। Yes, sir. ए एंड बी पे डिस्टेंस ज़्यादा है बिटवीन मून r, Yes. तो वहाँ पे ग्रेविटेशन पुल कम रहेगा ड्यू टू मून। Yes, sir. तो पूरा अर्थ तो नहीं जाके मून से टकरा रही, बिकॉज अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अराउंड द सन आल्सो। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, बट ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये इतना है कि वो पानी को इफेक्ट करे। सो वाटर वुड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी पे ग्रेविटेशन पुल कम है, सी पे ज़्यादा है, तो सी पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा और सराउंडिंग एरिया से सी पे आएगा। अब सराउंडिंग एरिया में ए बी भी है और उसके बीच में और भी हो सकते हैं, तो ए बी से पानी फ्लो करके सी पे आएगा। अब आया समझ में? Yes, sir. Now, Yes, sir. सी विल एक्सपीरियंस हाई वाटर, मतलब जो पानी ए एंड बी का था सी पे आया, ए एंड बी पे लो वाटर रहेगा, यानी कि ए एंड बी पे जो पानी था वो सी पे चला गया, सारा नहीं गया, बिकॉज इसमें हमेशा टाइम लैग होता है। सारा पानी नहीं जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस वी आर हैविंग। सो Gravitational. ए एंड बी पे पानी कम हो जाएगा, सी पे वही पानी बढ़ जाएगा, तो ए एंड बी पे लो वाटर होगा, लो टाइड कह सकते हो, एंड सी पे हाई वाटर होगा इन दिस सिचुएशन। अब नाउ लेट्स टेक पॉइंट डी।
अब हमने अर्थ के सरफेस पे 4 पॉइंट लिए हैं, A, B, C, D. So at this moment, say morning 5 o'clock, if this is happening, morning 5 o'clock, at C you will have high water, whereas at A and B you will have low water or low tide. D पे क्या होगा? अब D पे क्या है? D is farthest away from home, यानी कि D पे सबसे कम ग्रेविटेशन पुल होगा. Do we all agree? Gravitational pull of the moon, let's say in this case, D पे सबसे कम होगा ना? Yes, sir. अब जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट ऑलवेज आउटवर्ड्स, सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स इनवर्ड्स. जो भी बॉडी रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है, उस कहीं पे भी रोटेशनल मूवमेंट होगी या रिवॉल्यूशन मूवमेंट होगी, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज ए यूनिट सेम रहा अर्थ का, लेकिन पॉइंट डी पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम है. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल पुल. तो एक आउटवर्ड फोर्स है पॉइंट डी पे. अगर पॉइंट डी पे आउटवर्ड फोर्स है तो आसपास का जो पानी है, कुछ ना कुछ पानी पॉइंट डी पे भी इकट्ठा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी एक बाल्टी या कुछ लेके अगर मैं उसको हाथ में लेके घुमाना शुरू कर दूं, या मैं खुद घूमना शुरू करूं, तो देखोगे ना बाहर की तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है ऑन द आउटर एज. पॉइंट डी पे भी वही हो रहा है. सो एट पॉइंट डी आल्सो सम वाटर वुड फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज. तो डी पे एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर 2 मीटर पानी था, अब हो सकता है 2.5 या 2.6 हो जाए. लेकिन सी पे अगर नॉर्मल कंडीशन में 2 मीटर था, तो सी पे हो सकता है वो 4 मीटर हो जाए. तो सी पे ज्यादा हाई वाटर, ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है. डी पे भी हो रहा है लेकिन कम पानी इकट्ठा हो रहा है. सो इन दिस कंडीशन A and B are experiencing low water or low tide. C is experiencing the maximum high water or maximum tide, high tide, whereas D is also experiencing little bit high water but much lesser than point C. ये समझ में आएगा. So at any given moment on the surface of the earth, two diametrically opposite, you can say, points would always experience high water, and another two diametrically opposite points would experience low water. ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम बनाओ यहाँ पे और लिखो जो मैंने बताया अभी आप लोगों को. So all of you make this diagram and just write down whatever I just now told you.
सुमित बग्गा, यस सर। बना लिया डायग्राम? बना रहा हूँ सर। कितना टाइम तो नहीं मुझे, तुम्हें क्या है यार भाई, इसमें कलरिंग नहीं करनी है भाई, ठीक है ना? ओके सर। डायग्राम एक ही बनाना है, ABCD पॉइंट लिख के, बस उसमें लिखना है कि आपने पॉइंट A एंड B पे लो वाटर है, एंड पॉइंट C पे हाईएस्ट हाई वाटर है, और D पे हाई वाटर है, बस। Okay, now let's discuss the next step. हाँ भाई आदित्य, डायग्राम बन गया? ठीक है। Now next, till now what we were considering, that the moon and sun and earth are, you can say, stationary with respect to each other, and point C was facing the moon and sun. Now there are two types of motions we have to consider. One is the Earth's rotation around its own axis, and second is the moon's rotation around the Earth, moon's revolution around the Earth, you can say, and apparently Earth's, you can say, rotation around the moon. So let's first consider Earth's revolution, you can say, Earth's revolution around its own axis. Earth rotates around its own axis in west to east direction, yes? Or you can say anti-clockwise direction. Sahil Mohan? Yes, sir. Sahil, how much time does Earth take to revolve around its own axis? 24 hours. 24 hours, very good. Now, in this condition which I have shown you, point C is facing the moon. After 6 hours, where would point C be? Sir, facing us at point E. After 6 hours. हाँ सर, 6 hours में point E पे आ जाएगा.
ऑलमोस्ट। ओ भाई, ई तो सेंटर है अर्थ का। मतलब कि सर हमारी तरफ आ जाएगा 6 आवर्स में, मतलब फेसिंग अस। ठीक है, तो 90 डिग्री घूमेगा ना। हाँ जी हाँ जी, 90 डिग्री घूमेगा, फेसिंग अस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फेसिंग या तो पॉइंट ए पे जाएगा या फेस बी पे जाएगा, हाँ ये सर। है ना। तो हम्म। अगर हम एक एंटी क्लॉकवाइज लें, तो अगर हम पोल से देखें, ठीक है ना, तो ओके। पॉइंट सी वुड रीच एट पॉइंट ए आफ्टर 6 आवर्स। यस। हम सिर्फ ये पॉइंट तो है ना, जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम ये चारों पॉइंट इक्वेटर पे एज्यूम कर लें, ठीक है ना। हाँ तो जी। पॉइंट सी है ना, पॉइंट ए पे पहुंचेगा 6 घंटे बाद, यस। है ना। हम्म। तो क्या हुआ, हम मून एंड सन को अगर हम इसी पोजीशन में रखें, तो 6 घंटे बाद सी ए पे होगा, और बी सी पे होगा। बी सी पे होगा। वेरी गुड। तो 6 घंटे बाद क्या हुआ, सर पे बी पे ज्यादा हाई वाटर हो जाएगा। पे हाई वाटर हो जाएगा और सी पे क्या हो जाएगा, सर लो वाटर, लो। लो टाइड। ठीक है ना। अगर हम सी का ग्राफ प्लॉट करें कि भाई सुबह 5 बजे सी पे हाई वाटर था, 6 घंटे बाद सी पे लो वाटर रहेगा ना, यस सर। फिर अगले 6 घंटे बाद क्या रहेगा। तो फिर से हाई वाटर और फिर से लो वाटर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये ग्राफ देखो, अगर सुबह 5 बजे हाई वाटर था, देखो कर्सर आ रहा है ना, यस सर। 6 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली फिर लो वाटर हो गया यस। पॉइंट सी पे, फिर हाई वाटर, फिर लो वाटर, तो ये ऐसा चलता रहेगा। यस सर। तो what is happening, we are considering point C, however this is happening every point on the surface of the earth, चाहे आप पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट सी ले लो, पॉइंट डी ले लो, कोई भी ले लो। हाँ जी सर। तो ये होता है सेमी डायगोनल टाइड। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर कंसीडरिंग, वी आर कंसीडरिंग कि भाई अच्छा अर्थ जो है ना, इट्स ऑल अराउंड देयर इज वाटर, लैंड masses आर नॉट देयर, एक आइडियल कंडीशन। In ideal condition, every point on the surface of the earth would experience this curve, tidal curve, and जो वेरिएशन होगा वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। हाइट ऑफ टाइड या जितना हाई वाटर ऊपर गया, लो वाटर कितना नीचे गया, वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। एंड दिस काइंड ऑफ टाइड इज कॉल्ड सेमी डायगोनल टाइड। अब ये डायग्राम मत बनाओ, अब सबको समझ में आएगा सेमी डायगोनल टाइड कैसे हो रहा है। Yes, sir. It is because of the Earth's revolution around its own axis. Now let's consider, चलो ये तो समझ में आ गया। If we consider that there are some land masses which would restrict the flow of water, yes, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो फ्लो तो होगा ही ना, कम होगा, स्पीड कम होगी, या फिर हो सकता है उतनी स्पीड से पानी ना जाए तो वो हाई वाटर ना भी हो, कम हो हाई वाटर। So keeping in mind the kind of topography, the kind of land masses we have in the world, the tide would not be uniform like this. Tide could be something like mixed semi-diurnal। लास्ट वाला देखो डायग्राम में जो अभी आया है, मिक्स्ड semi-diurnal tide। तो एक हो गया सेमी डायरनल, एक हो गया मिक्स सेमी डायरनल, और एक होता है डायरनल। अब ये सेमी डायरनल नाम क्यों आया, बिकॉज इन ए पर्टिकुलर डे 24 आवर्स पीरियड इफ यू हैव 2 हाई वाटर्स एंड 2 लो वाटर्स, दैट इज कॉल्ड सेमी डायरनल चेंज। जैसे आप लोगों ने प्रेशर में पढ़ा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, सेमी डायरनल चेंज होता है। तो इसमें सेमी डायरनल टाइड होगा। ड्यू टू टोपोग्राफी सम पोर्ट्स में एक्सपीरियंस मिक्स सेमी डायरनल टाइड, यानी कि जो टाइड की जो हाइट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। और कुछ पोर्ट्स में क्या होता है कि दिन में एक ही बार हाई वाटर है, एक ही बार लो वाटर आ रहा है,
That is also because of the topographical conditions. तो ये डायग्राम बना लो आप लोग अपनी नोटबुक में. Diurnal tide means one high water and one low water in a 24-hour period. Semi-diurnal tide, or you can call it uniform semi-diurnal tide. 2 low waters, 2 high waters, and the height of tide is almost constant for high water as well as low water. मिक्स्ड में क्या होता है कि अगर हाई वाटर 3 मीटर हुआ तो अगला हाई वाटर हो सकता है 2 मीटर. तो हाई वाटर 3 मीटर, फिर लो वाटर में भी 1.5 मीटर, फिर हाई वाटर में भी 2 मीटर्स, फिर लो वाटर कुड भी अराउंड 1.7 मीटर्स. सो इसको बोलते हैं मिक्स्ड सेमी डायनल टाइड. तो ये डायग्राम बना लो, सेमी डायनल, डायनल एंड मिक्स सेमी डायनल.
प्रभजोत बन गया डायग्राम? यस सर, बना लिए। प्रभजोत ये लिखो जरा, पढ़ो जरा स्क्रीन पे जो लिखा है। Semi-diurnal tide means that place has two high waters and two low waters in 24 hours period. Height of high water is approx same and height of low water is also approx same. Diurnal tide means that place has one high water and one low water in 24 hours period. Maximum semi-diurnal tide means that place has two high waters and two low waters in 24 hours period. Height of high water is not same and height of low water is also not same. मैक्स नहीं था, मिक्स्ड सेमी डायनल टाइड था, ठीक है ना? Anybody has any doubt till now? Okay. So I hope till now everybody has understood what is semi-diurnal tide and how it is happening. Now, that means what is happening is the water is flowing from A and B to C. So in such case, there is a two types of movement in this case. Water is horizontally flowing. जैसे आप कभी पोर्ट में गए हो तो वाटर सी से पोर्ट में आ रहा है, तभी पोर्ट में हाई वाटर होगा, तो फ्लो करके आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो. दिस हॉरिजॉन्टल फ्लो इज कॉल्ड टाइडल स्ट्रीम. और जो वहां पे पोर्ट में वर्टिकल लेवल चेंज हुआ वाटर का, सी वाटर का, दैट वर्टिकल चेंज इज कॉल्ड टाइड. So I hope we are clear now. Tide and tidal stream. Neeraj? Yes, sir. पढ़ो ये slide. The ocean surface rise and fall predictably due to change in gravitational force originating from the moon and the sun. The vertical movement of water level at any place at sea is known as tide. This Force vertical. ठीक है ना? हाँ चलो आगे पढ़ो. Force is equal to G into m1 m2 upon r square. Moon has more gravitational force than the sun. Moon, you can say, has more gravitational force which is acting on the surface of the earth. ठीक है, because moon is closer to the sun. Okay. Mudit Sood. Yes, sir. पढ़ो ये slide. Tidal stream, flood tide, ebb tides. So if water level at any place port has to rise, the water has to come from somewhere. This water comes from outer sea area to the port, and this horizontal movement of sea water is known as tidal stream. This flow of sea water from sea to port is known as flood tidal stream, and tide is known as flood tide. And after certain time, this water will flow back to sea, and this phenomena is known as ebb tides. And this horizontal flow of water from port to sea is known as ebbing or ebb tidal stream. Why this is happening, we will learn in next slide. So
ये तो हम कर चुके ना थ्योरी ऑफ टाइड्स में, बट आई होप एवरीबॉडी इज नाउ क्लियर और हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टाइड एंड व्हाट इज टाइडल स्ट्रीम. एनीबॉडी हैज एनी डाउट? Flood tide means, or flood tidal stream means, when water, sea water is entering the port. आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग चार्ट सिंबल्स 5011 उसमें देख के ना इनका सिंबल क्या होता है, फ्लड टाइडल स्ट्रीम एंड एब टाइडल स्ट्रीम. Okay, sir. So any doubt till now? चलो. No, sir. So tide, tidal stream, flood tide, ebb tide, semi-diurnal tide, diurnal tide we have learned till now. Next comes now let's consider the movement of the moon. Now if you see, apparently if you see, what we can see is the sun is taking 24 hours to come back to the same position. But why this is happening is because of the rotation of the earth or revolution of the earth around its own axis. कि हर 24 घंटे में हमारा जो है ना सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो सनराइज हुआ फिर अगले 24 घंटे बाद फिर दोबारा सनराइज होगा, ऐसे ही सनसेट होगा फिर 24 घंटे बाद सनसेट होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक है ना. But earth is also rotating around the sun, and similarly moon is also rotating around the earth. So if we keep sun in the same position for it to understand the next topic, and only rotate the moon, then the higher high water which was point C was experiencing, those points will change. ठीक है ना. If you see in this diagram we are showing earth, moon and sun in the same side conjunction, but after 7 days moon would be in the first quarter, then another 7 days it will come to the opposition, then another 7 days it will come to the third quarter. तो ये आप लोगों ने अर्थ मून सिस्टम तो पढ़ा होगा नेविगेशन में. बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ देयर इज ए चेंज इन टाइड अकरेंस एट डिफरेंट प्लेसेस. कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइड हो रहा है, कहीं पे कम स्ट्रॉन्ग टाइड हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मून्स रोटेशन अराउंड इट्स मून रोटेशन अराउंड अर्थ. तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, चाहे आप ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, कोई भी देख लो, ये आ रहा है ना स्क्रीन पे. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मून्स रोटेशन ऑन अर्थ. सो कंजंक्शन में क्या हुआ था, कंजंक्शन में स्प्रिंग टाइड हो रहे थे, क्योंकि उस समय सन एंड मून आर इन द सेम लाइन, and sun's and moon's gravitation force combined causes the water to flow more from A and B to C. तो देखो अब ये डायग्राम बना लो, spring tide and neap tide. Spring tide occurs when sun, moon and earth are in the same line, and moon and sun are on the same side, like in this case on the right side. And after 14 days, so approximately, see, moon takes around 28 days, 27 to 28 days to revolve around to rotate around the earth. तो हर 14 दिन में आपको स्प्रिंग टाइड मिलेगा. और वैसे नीप टाइड जब क्वाड्रेचर होता है, 90 डिग्री एंगल है मून एंड सन के बीच में एट द अर्थ, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर, एंड एट दैट टाइम टाइड एक्सपीरियंस्ड इज नीप टाइड. तो ये डायग्राम बना लो, थोड़ा पढ़ के आना. आपकी जो कैप्टन रिवारी की बुक है नेविगेशन की, उसमें भी टाइड है. किसी भी बुक से आप एक सिंपल ये वाली टाइड जरूर पढ़ के आना कि व्हाट इज स्प्रिंग टाइड, व्हाट इज नीप टाइड, एंड व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू.
ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बॉयज, एनी डाउट? थैंक यू सर। वेलकम। नहीं सर। थैंक यू सर। चलो ब्रेक टाइम। धन्यवाद सर। हाँ बोलो। Somebody was saying something? ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय, ब्रेक टाइम। बाय सर। थोड़ा